प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण और 6G अनुसंधान और नवाचार केंद्र का शुभारंभ भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत G20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है और क्षेत्रीय दूरियों को कम करना हमारी प्राथमिकता है। तकनीकी दूरियों को कम करने में वैश्विक दक्षिण की अहम भूमिका है। ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर इसमें काफी अहम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 100 करोड़ मोबाइल फोन के साथ दुनिया में सबसे अधिक संपर्क सुविधा वाला लोकतंत्र है। भारत में हर महीने 800 करोड़ रुपए के UPI आधारित भुगतान होते हैं। हर दिन 7 करोड़ ऑथेंटिकेशन होते हैं। 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए नागरिकों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लोगों को विभिन्न त्योहारों की बधाई दी, जो पारंपरिक नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को नवरात्रि की शुरुआत की बधाई भी दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, प्राचीन विक्रम संवत एक पारंपरिक हिंदी नव वर्ष की शुरुआत के दिन के साथ प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देश प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। पीएम ने सिंधी समुदाय को चेटी चंद पर्व की बधाई दी और लोगों को साजिबू चिरोबा की शुभकामनाएं दी, जो विशेष रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने गुड़ी पड़वा और नवरेह के मौके पर भी लोगों को ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही उगादी के पर्व पर भी सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुड़ी पड़वा, चेती चंद, नवरेह और साजिबू चेरोओबा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि नव वर्ष के आगमन पर मनाए जाने वाले ये विभिन्न त्योहार हमारी जीवन संस्कृति के वाहक हैं। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अलगाववादी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त और उच्चायुक्त के आवास के बाहर बैरिकेड्स को आज पुलिस ने हटा लिया। दिल्ली पुलिस ने यहां 12 बैरिकेड लगाए थे, जिसे अब हटा लिया है। वहीं भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के बाहर तैनात सुरक्षा भी हटाई गई है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बरकरार है। हालांकि आयोग की ओर जाने वाले मार्ग पर लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, जिससे आवागमन में बाधा हो रही थी। वहीं ब्रिटिश उच्चायोग ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा, हम सुरक्षा मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब के प्रमुख और अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह लगातार 5वें दिन भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस लगातार अमृतपाल को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है और साथ ही जगह जगह पर दबिश दे रही है। इसी बीच पंजाब पुलिस ने 154 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आज पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह के अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गाँव स्थित आवास में पहुंची। DSP हरकिशन सिंह और DSP परविंदर ने परिवार के लोगों से पूछताछ की। जालंधर के SSP स्वर्णदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने उस बाइक को बरामद कर लिया है जिस पर बैठकर अमृतपाल मौके से फरार हुआ था। इसके साथ ही भगौड़े अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एक और FIR दर्ज की है। पुलिस ने गुरुद्वारा की ग्रंथी की शिकायत पर अमृतपाल के खिलाफ बंदूक दिखाकर कपड़े लेने और डराने का आरोप में केस दर्ज किया है। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ED ने 5 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने इस मामले में सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और रिमांड की मांग नहीं की। इसके चलते कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि अदालत ने 17 मार्च को सिसोदिया की ED हिरासत 5 दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी। सिसोदिया को आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के करीब स्थित टिटवाल में शारदा मंदिर के द्वार आज से भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन नववर्ष शुरू होता है और आज के दिन माता शारदा मंदिर का द्वार भक्तों के लिए खोल दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि ये मात्र माँ की प्रतिमा की स्थापना नहीं है, बल्कि ये शारदा सभ्यता की खोज की ओर एक शुरुआत है। ऐसा मानना है कि व्यक्ति की चेतना को ब्रह्मांड की अनंत चेतना के साथ जोड़ने वाली ज्ञान का जमीन पर उतरने वाली शुरुआत होगी। लोग दूर दूर से माँ के दर्शन करने और अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए यहाँ आएंगे।
बता दें कि मंदिर का निर्माण श्री श्रृंगेरी मठ और सेवा शारदा समिति कश्मीर द्वारा किया गया है। आज 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस है। बिहार की स्थापना को 111 वर्ष हो गए। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं बिहार दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की ओर से आज से अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। बता दें कि वर्ष 1912 में 22 मार्च को बिहार राज्य का गठन किया गया था। इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार इस क्षेत्र को बंगाल से अलग कर दिया गया था और इसे एक स्वतंत्र राज्य बना दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाले यूएपीए ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है और उस पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगाई है। बता दें कि 28 सितंबर 2022 को गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों या मोर्चों को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग में 5 वर्ष की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संघ घोषित किया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर लोगों के बीच आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाया है। दरअसल जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के 52वें सत्र के दौरान मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें यूरोप जोन के अध्यक्ष अमजद यूसुफ ने कहा कि पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति बहुत खराब है और पाकिस्तान पूरे क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। उन्होंने स्वदेशी लोगों के इतिहास और संस्कृति को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कई किताबों और नक्शों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तानी सेना स्थानीय लोगों को परेशान करने के लिए क्षेत्र में आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रही है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में गलत नक्शा लेकर पहुंचे पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को भारत की फटकार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एससीओ के तहत एक भारतीय थिंक टैंक द्वारा आयोजित सैन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के उस नक्शे पर आपत्ति जताई थी, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर को खुद का हिस्सा बताने का दावा किया था, जिसे लेकर भारत ने कहा कि पाकिस्तान को बताया गया कि मानचित्र में कश्मीर के गलत प्रदर्शन पर उसे आपत्ति है और अगर वह सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं तो उसे सही नक्शा दिखाना होगा। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने सम्मेलन को छोड़ने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2023 से 24 का बजट पेश किया। 78,000 करोड़ का बजट पेश करते हुए दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली सरकार ने बजट में 16,575 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,742 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल और दिसंबर 2024 तक गाजीपुर लैंडफिल हटा दी जाएगी। इसके साथ बजट में 3,500 करोड़ का प्रस्ताव दिल्ली की बस योजनाओं के लिए किया गया। नए फ्लाईओवर्स के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव, सड़कों और पुलों से जुड़े स्कीम के लिए 3,126 करोड़ का प्रस्ताव, 3 नए डबल डेकर फ्लाईओवर के साथ दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण का प्रस्ताव शामिल है। मेरठ के कंकरखेड़ा में चल रहे धर्मांतरण मामले में पुलिस ने फरार चल रहे एक और आरोपी को दिल्ली से धर दबोचा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गरीब परिवार की लड़कियों से विवाह के नाम पर धर्मांतरण कराया जाता था। वहीं धर्म परिवर्तन के नाम पर फंडिंग करने वाले मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बता दें कि 2 दिन पहले कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में पालम विहार कॉलोनी के एक मकान में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जहां हिंदू संगठन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान में छापेमार कार्रवाई की और मौके से पुलिस ने जैकब नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में जैकब ने बताया था कि उसके पिता कंवरपाल 20 वर्षों से धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से धर्म परिवर्तन कराने के लिए फंडिंग जॉनसन फासर नामक का युवक करता था, जिसकी पुलिस को तलाश है। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में 100 एफआईआर दर्ज हुई है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने बताया कि पोस्टर्स पर प्रिंटिंग प्रेस की डिटेल्स नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है।
साथ ही बताया कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकली एक वैन को इंटरसेप्ट किया गया, कुछ पोस्टर सीज किए गए हैं और 6 गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने खुलासा किया कि दिल्ली में 50,000 पोस्टर लगाने की योजना थी। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में रेजिडेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के 6,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। रेजिडेंट के कार्य बहिष्कार से आज जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में हेल्थ सर्विसेज गड़बड़ा गया है। ज्यादातर अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी बंद हो गई है। इससे मरीजों को बड़ी परेशानी हो रही है। बता दें कि जयपुर के बाद उदयपुर, कोटा, झालावाड़ की यूनियनों ने भी इस पर हड़ताल का समर्थन करते हुए काम बंद कर दिया। रेजिडेंट्स के काम बंद करने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के 52,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बाल विकास विभाग के सचिव अनामिका सिंह ने नया शासनादेश जारी किया है और उसके अनुसार इसमें SC, ST, OBC, दिव्यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के साथ साथ EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। अब EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती में 10% आरक्षण मिल सकेगा। बता दें कि शासन ने जनवरी 2021 में 52,000 पदों की भर्ती निकाली थी। उस समय चयन प्रक्रिया में EWS आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। नतीजतन मामला कोर्ट में गया और अभी तक भर्ती फंसी थी। भारत लगातार अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटा है, जिसे लेकर अप्रैल से शुरू हो रहे नए वर्ष में भारत ने परिवहन से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 1.7% खर्च करने का लक्ष्य रखा है। यह आंकड़ा अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय देशों की तुलना में करीब 2 गुना है। वहीं द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने भी सरकार के इस लक्ष्य की तारीफ करते हुए कहा कि इससे भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना आसान होगा। वहीं पत्रिका ने कहा, नए परिवहन ढांचे की बदलावकारी ताकत को लेकर प्रधानमंत्री का भरोसा अच्छी तरह सोचा समझा हुआ है। यह उस उच्च वृद्धि की पूर्व शर्त है जिसकी आकांक्षा भारत में संजोई हुई है। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME का विस्तार तेजी से हो रहा है। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 वर्ष में सूक्ष्म से लघु की श्रेणी में आने वाले यूनिट की संख्या में 100% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं छोटी इकाई से मध्यम इकाई की श्रेणी में छलांग लगाने वाले यूनिट की संख्या में भी पिछले 1 वर्ष में 75% की वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में स्मॉल से मीडियम बनने वाले यूनिट की संख्या 3,699 थी, जो चालू वित्त वर्ष में 6 मार्च तक 6,474 तक पहुंच गई। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु व कर्नाटक स्थित स्मॉल यूनिटों ने मीडियम श्रेणी में छलांग लगाई है। इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के मैच 12 शहरों में होंगे। BCCI के अनुसार विश्व कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी और फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अहमदाबाद के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और मुंबई में इस वैश्विक टूर्नामेंट के मैच कराए जाएंगे। 46 दिनों तक चलने वाले विश्व कप में कुल 48 मैच होंगे, जिसमें 3 नॉकआउट मैच शामिल हैं।